गुड मॉर्निंग। थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर का आज हम पहला टॉपिक ले रहे हैं, तुलनात्मक लोक प्रशासन, अर्थ, प्रकृति, क्षेत्रों और महत्व। तुलनात्मक लोक प्रशासन के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट में हम क्या है तुलनात्मक लोक प्रशासन उसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, स्वभाव से ही तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाता है। तुलना करने की जो प्रवृत्ति है, जो आवश्यकता है, उसी से हम कौन अच्छा है, अच्छाई, बुराई, उच्च निम्न, अपना पराया, आवश्यक अनावश्यक, नया पुराना, इनका भेद स्पष्ट करते हैं। सभी नापतोल, मूल्यांकन और गणनाएं तुलना पर ही आधारित होती हैं। औद्योगिक क्रांति में अभूतपूर्व जो प्रगति हुई है और संचार क्रांति से विश्व भौगोलिक रूप से अवश्य ही हमें सिमटता हुआ दिखाई देता है, किंतु दिलों की दूरियां आज उसी अनुपात में बढ़ती चली जा रही हैं। लोक प्रशासन चूंकि वर्तमान सभ्यताओं और संस्कृतियों का केंद्र बन चुका है और मनुष्य की प्रत्येक गतिविधि इसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करती रहती है। सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक कारणों में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, लोक प्रशासन का पर्यावरण भी प्रभावित होगा। लोक प्रशासन न केवल पर्यावरण से प्रभावित होता है, बल्कि अनेक रूपों में यह पर्यावरण को प्रभावित भी करता है। समाज को, अर्थव्यवस्था को, राजनीति को, कानून को, मूल्यों को, परंपराओं को व्यापक रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि लोक प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है। व्यवहारिक रूप से हम देखें तो हमारे संपूर्ण जीवन पर लोक प्रशासन के कार्य छा चुके हैं। फर्स्ट ईयर में जब हमने पढ़ा था कि लोक प्रशासन क्या है, तो हमने ये देखा था कि आज लोक प्रशासन हमारी सभ्यता का मूल आधार बना हुआ है। आधुनिक सभ्य समाज का अंग है, जिसमें राज्य के उस स्वरूप का जन्म हुआ है जिसे हम प्रशासकीय राज्य कहते हैं। सेकेंड ईयर में हम प्रशासकीय राज्य के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की पॉलिटिकल साइंस पत्रिका में वुड्रो विल्सन ने जो पहला लेख लिखा था, द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उससे लोक प्रशासन की शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे नए मोड़ों से लोक प्रशासन गुजरता गया। जो लोक प्रशासन के जनक थे वुड्रो विल्सन, उन्होंने ही राजनीति और प्रशासन में अंतर बताया और धीरे धीरे लोक प्रशासन को एक अलग स्वरूप प्रदान किया गया। समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, इन सारे ही विषयों में जो अनुसंधान हुए और उन सब में ये माना गया जो सामाजिक विज्ञान है वो मुख्य रूप से मनुष्य के स्वभाव और समाज के कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उनकी जो प्रकृति है वो अंतर्निर्भर है, अंतर विषयी है। यानी जो लोक प्रशासन की विचारधारा है वो राजनीति विज्ञान से अलग नहीं है, बल्कि घनिष्ठता और समन्वय पर बल देती है। हम देखते हैं कि प्रशासन और राजनीति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था कि राजनीतिज्ञ और प्रशासक दोनों में घनिष्ठ संबंध है। लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र घनिष्ठ संबंध है। बजट, कर, ये विभिन्न मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समाज कैसा है उसी तरीके का प्रशासन होगा और प्रशासन समाज को पर्याप्त रूप से प्रभावित भी करता है। तो अंतर विषय हैं सभी विषय। तुलनात्मक लोक प्रशासन जो है एक आधुनिक अवधारणा है जो दो या अधिक प्रशासनों के अध्ययन पर बल देती है। तुलनात्मक लोक प्रशासन के अर्थ को हम देखें तो सामान्य अर्थों में दो या अधिक देशों, क्षेत्रों, प्रांतों या स्थानों की लोक प्रशासनिक व्यवस्थाओं के मध्य जो तुलनात्मक अध्ययन होता है वही तुलनात्मक लोक प्रशासन है। निम्रोद रैफिली ने कहा कि तुलनात्मक लोक प्रशासन तुलनात्मक आधार पर लोक प्रशासन का अध्ययन है। तुलनात्मक प्रशासन का एक ग्रुप बना हुआ था, अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सीएजी के अनुसार ये कहा गया कि विभिन्न संस्कृतियों तथा राष्ट्रीय परिदृश्य में प्रयुक्त हुए लोक प्रशासन के सिद्धांत और
उनसे संबंधित जो सामग्रियां हैं जिसके द्वारा इसका विस्तार और परीक्षण किया जा सकता है वह तुलनात्मक लोक प्रशासन के अंग है। F.W. रिग्स, फ्रेड रिग्स के अनुसार तुलनात्मक शब्द का प्रयोग अनुभव मूलक तथा सिद्धांत निर्माण में सहायक अध्ययनों के लिए ही किया जाना चाहिए। तुलनात्मक लोक प्रशासन आदर्श मूलक उपागम से अनुभव मूलक उपागम की ओर जाने, विशिष्टता से सामान्य परकता की ओर जाने और पारिस्थितिकीय से गैर पारिस्थितिकीय आधार को ढूंढने की प्रवृत्तियां रखता है। इन तीनों मुद्दों पर हम लोक प्रशासन, तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रकृति में चर्चा करेंगे। तुलनात्मक लोक प्रशासन के माध्यम से हम दूसरे देशों के लोक प्रशासन का अध्ययन करते हैं। यह जो परिभाषा है, इनके आधार पर अगर हम कुछ विशेषताओं को देखें तो हम ये मान रहे हैं कि लोक प्रशासन के ज्ञान की, लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र की ये एक नवीन अवधारणा है, नई अवधारणा है। जब दो या दो से अधिक प्रशासनिक संगठनों, देशों और व्यवस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है तो वह तुलनात्मक आधार पर लोक प्रशासन को सुदृढ़ बनाता है। इस तुलनात्मक लोक प्रशासन के जो सिद्धांत हैं वो वैज्ञानिक विधि पर बल देते हैं, एक विषय को साइंटिफिक बनाने का प्रयास करते हैं, विशिष्टता के स्थान पर सामान्यकरण की ओर जाने का प्रयास करते हैं। हम विशिष्ट ना देखें, सामान्य देखें, जनरलाइजेशन करें। लोक प्रशासन को एक निर्जीव बनाने की जगह एक ढांचे के रूप में देखा गया, इसमें जो पर्यावरण से प्रभावित होता है और पर्यावरण को भी प्रभावित करता है। तुलनात्मक लोक प्रशासन के माध्यम से विभिन्न देशों, राज्यों और संगठनों के पर दूरी की जगह उनके बीच में निकटता लाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे से अंतर्निर्भर हैं। तुलनात्मक आधार पर प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अध्ययन हम क्यों करते हैं? विशिष्ट प्रशासनिक समस्याओं, पद्धतियों, कार्यप्रणाली, संरचना, नीति, इनका अध्ययन करके हम नीतियों का, नियमों का निर्माण करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम विभिन्न देशों से सीखते हैं। हमने जब अपने संविधान का निर्माण किया तो हर देश की अलग अलग विशेषताओं को अपनाया है। विभिन्न देशों में प्रवर्तित प्रशासनिक सुधारों की कार्यनीति को हम समझने का प्रयास करते हैं। हमारे देश के लोग दूसरे देशों में जाते हैं, दूसरे देशों के लोग हमारे देशों में आते हैं और आपसी बातचीत के माध्यम से बहुत सारी नई जानकारियाँ सामने आती हैं। तुलनात्मक लोक प्रशासन के संदर्भ में फ्रेड रिग्स ने इसकी प्रकृति को देखने के समय 3 बातों पर जोर दिया था। 3 प्रकार के प्रवृत्तियों का अध्ययन किया था। पहला था आदर्शात्मक से अनुभव मूलक उन्मुखता, अर्थात केवल सैद्धांतिक नियमों की व्याख्या करने या केवल आइडियल, आदर्श की चर्चा करने के स्थान पर उन परिस्थितियों को अधिक महत्व दिया जाए जो वास्तव में हमारे सामने हैं तथा जो प्रशासन को प्रभावित करती हैं। क्या होना चाहिए के स्थान पर क्या है पर अधिक ध्यान देता है। दूसरी बात कही थी विशिष्टता से सामान्य परकता। विशिष्टता को रिग्स ने नाम दिया था इडियोग्राफिक और सामान्य परकता को नोमोथेटिक। रिग्स ने एक अलग ही अंदाज में विभिन्न शब्दावलियों का प्रयोग किया। विशिष्टता से तात्पर्य था कि किसी एक संगठन, व्यक्ति या समाज का अध्ययन, उसकी जगह पर उन तथ्यों को अधिक महत्व दिया जाए जो सामान्य परकता या व्यापकता लिए होती हैं। विशिष्टता के स्थान पर सामान्य परकता तभी आ सकती है जब हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तीसरी जो बात कही, गैर पारिस्थितिकीय से पारिस्थितिकीय, अर्थात लोक प्रशासन को प्रभावित करने वाले सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, भौगोलिक, इन सारी चीज़ों का भी गहनता से अध्ययन किया जाए। यह पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण है जो वर्तमान में तुलनात्मक लोक प्रशासन की मुख्य आवश्यकता मानी जाती है।
तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो हम ये भी देखते हैं कि तुलनात्मक लोक प्रशासन की जो प्रकृति है वह लोक प्रशासन विषय से भी अधिक वैज्ञानिक और तर्कसम्मत है। इस संबंध में रॉबर्ट डहाल का मानना था कि जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं बनाया जाएगा तब तक विज्ञान लोक प्रशासन को नहीं मान सकते। फेरल हैडी ने तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रकृति को 4 रूपों में विभक्त किया है: सुधरी हुई पारस्परिक प्रकृति, विकासमान प्रकृति, सामान्य प्रणाली का प्रारूप और मध्यवर्ती सिद्धांतों का प्रारूप। इस प्रकार तुलनात्मक लोक प्रशासन विभिन्न प्रशासनिक समस्याओं और संगठनों के बीच परस्पर तुलना करने और विश्लेषित कर निष्कर्ष प्राप्त करने की प्रकृति रखता है। इसमें उन तथ्यों और समंकों को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाती है जो सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उत्तरदायी हैं, अथवा वह समस्याएं जो सामाजिक आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई हैं। सामान्य प्रणाली के प्रारूप से तात्पर्य है कि सामाजिक परिवेश के अनुसार ही प्रशासन तंत्र संचालित होता है। एक विकसित देश का प्रशासन अलग होगा, एक विकासशील देश का अलग होगा और पिछड़े वाले देश का प्रशासन अलग होगा। तो एक ऐसा मॉडल और जो प्रारूप है वो निर्मित किया जाता है जो सामान्य रूप से समाज एवं प्रशासन पर लागू किया जा सके। मध्यवर्ती सिद्धांतों के प्रारूप से तात्पर्य है कि उन सिद्धांतों के पालन से ही सभी पक्षों के ऊपर व्यवहारिक रूप से उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके तथा जिनका तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक परीक्षण किया जा सके। तो बीच की एक हमको सिद्धांत निकालना पड़ेगा। रॉबर्ट टी गोलेम्ब्युस्की जो लोक प्रशासन के क्षेत्र के एक प्रमुख विचारक रहे हैं, उन्होंने 3 विषय रेखांकित किए। यह ध्यान केंद्रित करने योग्य विषयों व मुद्दों पर महत्व देता है। जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हैं, इम्पोर्टेंट जो विभिन्न महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान जाता है, उन पर बल देता है। परिणाम दे सकने वाले प्रयासों को महत्व दे सकता है, यानी जिसमें हम रिजल्ट ओरिएंटेड जो हो उसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं। उपागम या अध्ययन पद्धतियों को अपनाने के लिए मोटिवेशन प्रदान करता है। जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो हम परिणामों को जानने के लिए मोटिवेट होते रहते हैं, हमारा मोटिवेशन लेवल हाई हो जाता है कि हमें और आगे बढ़ना है। तुलनात्मक लोक प्रशासन को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने, व्यापकता देने, तार्किक और व्यवहारिक उसको उपयोगिता उपादेयता सिद्ध करने की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। विशिष्ट संगठनों को विशिष्ट संस्कृतियों और राजनीतिक पर्यावरण के संबंध में हमें देखना चाहिए। जो हमारे लोक प्रशासन के पहले के सिद्धांत हैं वो अपर्याप्त हैं, उनको भी हमें परिपूर्ण बनाना होगा, तभी हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। प्रत्येक प्रशासन तथा इनका व्यवहार कई प्रकार के वैल्यूज से जुड़ा हुआ होता है, उसी अनुसार उनका विश्लेषण करना चाहिए। किसी भी अध्ययन की उपादेयता सिद्ध करने के लिए सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों पक्षों को सम्मिलित कर विश्लेषण करना चाहिए। अब हम अध्ययन करेंगे क्या है तुलनात्मक लोक प्रशासन का क्षेत्र। तुलनात्मक लोक प्रशासन का अध्ययन क्षेत्र विश्वव्यापी है। किसी भी देश के आंतरिक प्रशासनिक संगठनों का अंतर्देशीय इन कंट्री अध्ययन भी हो सकता है और 2 देशों के मध्य इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन भी किया जा सकता है। सामान्य रूप से इन्हें 3 अध्ययनों के स्तर पर विभाजित किया गया है। पहला है मैक्रो लेवल स्टडी, वृहद स्तरीय अध्ययन। जब किन्हीं 2 या अधिक देशों के संपूर्ण प्रशासकीय ढांचे का अथवा प्रशासनिक व्यवस्थाओं का परस्पर तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तो यह वृहद स्तरीय तुलनात्मक प्रशासनिक अध्ययन कहलाता है। समझ में आ रही बात? वृहद, बड़े स्तर पर। अब जैसे हम पढ़ेंगे फ्रांस के बारे में, ब्रिटेन के बारे में, संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में, इनका जब हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो वो कौन सा अध्ययन होगा? बड़े लेवल पर होगा, वृहद स्तरीय होगा।
क्योंकि हम इसमें इन देशों के सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक पर्यावरण के साथ साथ उनका संविधान कैसा, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, प्रशासन की कार्यप्रणाली कैसी है, कार्मिक प्रशासन किस तरीके का है, इन सब का हम अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। दूसरा जो है वो है मीडियम लेवल स्टडी, मध्य स्तरीय अध्ययन। मध्य स्तरीय तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत उन अध्ययनों को सम्मिलित किया जाता है जो न तो बहुत व्यापक या वृहद होते हैं और न ही अत्यंत सूक्ष्म या लघु होते हैं। इन अध्ययनों के अंतर्गत किसी देश के प्रशासनिक तंत्र के किसी एक अंग का दूसरे देश के उसी अंग से, उसी भाग से परस्पर तुलना की जाती है। जैसे कि हम देखें कि हमको भारत की ब्यूरोक्रेसी के बारे में देखना है, भारत के पब्लिक सर्विस के बारे में देखना है, तो हम ब्रिटेन की लोकल जो लोक सेवाएं हैं उनसे तुलना करें, या भारत की स्थानीय प्रशासन, लोकल गवर्नमेंट का फ्रांस के नगरीय सरकारों से तुलना करें। इस प्रकार के अध्ययनों का उद्देश्य क्या होता है? किसी समस्या या क्षेत्र विशेष के गुण दोषों को जानकर एक सामान्य नियम निकालना। तीसरा है माइक्रो लेवल स्टडी, सूक्ष्म अध्ययन। वर्तमान में हम देखते हैं कि लोक प्रशासन सहित अधिकांश सामाजिक विज्ञानों में बृहद स्तरीय अनुसंधान करने के बजाय किसी एक इकाई की एक समस्या का गंभीर और गहन अध्ययन किया जा रहा है। तुलनात्मक लोक प्रशासन के क्षेत्र में प्रशासन की किसी कार्य प्रणाली से प्रक्रिया या विशिष्ट समस्या, जैसे हड़ताल कैसे होती है, फाइलों का निस्तारण कैसे किया जाएगा, करप्शन, रिश्वतखोरी, अनुपस्थित रहना, प्रशिक्षण की पद्धतियाँ आदि किसी एक बिंदु को लेकर के उसका सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। निसंदेह यह जो स्टडी होती है वो कंपैरेटिव होती है और इसका जो दायरा है वो बहुत विस्तृत नहीं होता है। तुलनात्मक लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में हम कुछ और भी विचारधाराएं देख सकते हैं, आधार देख सकते हैं। तुलनात्मक लोक प्रशासन का अध्ययन क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय यानी दो देशों के मध्य तुलना की जा सकती है। इसका क्षेत्र अंतर्देशीय इंटर कंट्री हो सकता है, देश के अंदर हो सकता है, जबकि एक ही देश की दो संस्थाओं जैसे रेलवे बोर्ड और रिजर्व बैंक, इनका आपसी अध्ययन करें। अंतर सांस्कृतिक, एक जैसी संस्कृति भी हो सकता है, जैसे कि अमेरिका के लोक सेवक का तथा भारत के लोक सेवकों का जनता से व्यवहार किस तरीके का होता है, क्या इनमें डिफरेंसेस होते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। इसमें समसामयिक तथा संकर सामयिक अध्ययन भी किए जाते हैं। जैसे समसामयिक मतलब आज के समय के और संकर सामयिक मतलब पुराने समय के। समसामयिक जैसे हम देखें आज के भारत की जापान से तुलना करते हैं तो वह समसामयिक हो गया, और आज के भारतीय प्रशासन की मौर्य काल से अगर तुलना करते हैं तो वह संकर सामयिक हो गया। तुलनात्मक अध्ययन का एक और क्षेत्र हो सकता है प्रशासनिक अध्ययन में विकसित, विकासशील और अत्यंत पिछड़े देशों के मध्य में अध्ययन किया जा सकता है। इसमें प्रशासन की कार्यप्रणाली, संरचना, संगठन, कारणों, पर्यावरण तथा संदर्भों के आधार पर भी अध्ययन हो सकते हैं। इन्हें अंतर संरचनात्मक, अंतर विधायी, अंतर पर्यावरण अध्ययन कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए भारत के मंत्रिमंडल सचिवालय के ढांचे की ब्रिटेन के मंत्रिमंडल सचिवालय के संगठन से तुलना अंतर संगठनात्मक अध्ययन की श्रेणी में आता है। निष्कर्ष रूप में हम देखें तो तुलनात्मक लोक प्रशासन का क्षेत्र भी उतना ही विस्तृत हो सकता है जितना कि स्वयं लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र, बल्कि हम देखें तो ये और विस्तृत हो जाता है। इसमें नियोजन, संगठन, कार्मिक, निर्देशन, समन्वय, प्रतिवेदन, बजट, नीति, विधि, जनसंपर्क, कार्यक्रम क्रियान्वयन, इनके साथ साथ प्रशासन के पर्यावरण से जुड़े हुए कारकों पर भी गहन और व्यापक अनुसंधान निरंतर आवश्यकता अनुसार किए जा रहे हैं। जब हम तुलनात्मक लोक प्रशासन की बात करते हैं तो आज हम देखते हैं कि विकास के लिए जो उत्तरदायी कारण रहे हैं कि हमारे पास जो परंपरागत जो दृष्टिकोण थे वो काफ़ी कम थे। हमें नए दृष्टिकोणों की आवश्यकता थी। अपने देश की संरचना को समझने के लिए, कार्यप्रणाली को समझने के लिए विश्व व्यवस्था को समझना कठिन था। तो
हमें आवश्यकता पड़ी कि हम तुलनात्मक लोक प्रशासन का अध्ययन करें। लोक प्रशासन को ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस के संदर्भ में ही हम नहीं समझें, बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए समान वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित करने के क्रम में तुलनात्मक लोक प्रशासन की एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। विश्व में जो विभिन्न लोक प्रशासन और दूसरी संस्थाएं हैं वो अलग अलग रूपों में कार्यरत हैं। इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। अमेरिका में हम देखें कि जो सरकारी नौकरी में लोग हैं वो 18% के लगभग हैं कार्यशील जनसंख्या। फ्रांस में इनकी संख्या अधिक है। स्वीडन में 36% ही है जो कार्यशील जनसंख्या वो सरकारी सेवाओं में है। तो इस रूप में हर क्षेत्र में ये आंकड़ा प्रतिशत में अंतर पाया जाता है। विभिन्न समाजों की जब हम व्यवस्थित तुलना करेंगे तभी इसकी समरूपता और इसकी विलक्षणताओं को हम ठीक प्रकार से देख सकते हैं। ये आज हमने जो टॉपिक लिया, आशा है आप लोगों को समझ में आएगा और इस पर थोड़ा ध्यान देंगे अगर। और साथ ही मैं ये कहूँगी कि शायद हम लोग क्लासरूम में पढ़ते थे तो मैं पहले संविधान, प्रशासन, इनके बारे में आप लोगों को बताती थी और फिर हम देखते थे कि तुलनात्मक अध्ययन क्या है, तुलनात्मक अध्ययन क्यों किया जाना आवश्यक है। क्योंकि हमने जब देखा अमेरिका में क्या विशेषता है, फ्रांस में क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या गलत चीज़ें हैं, तो उन सब का जब हम अध्ययन करते हैं और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि तुलनात्मक लोक प्रशासन क्या है, तो हमें अध्ययन में सुविधा हो जाती है। धन्यवाद।